नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मैं आपके साथ कमल कौशिक। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत पहुंचे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की गई। और सोनीपत से बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के पहले दीक्षांत समारोह में 140 छात्र छात्राओं को बिल्कुल तो उपाधि दी जाएगी, डिग्री वितरित की जाएंगी। आज ये दीक्षांत कार्यक्रम सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना मंच से नितिन गडकरी की ओर से की गई। और साथ ही नितिन गडकरी का अभिभाषण भी सुनने को मिला। छात्र छात्राओं को देश के छात्र और छात्राएं देश का भविष्य है, ये उन्होंने कहा। छात्र छात्राओं का रोल देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ये उनकी ओर से भी कहा गया। Important philosophies was very much related with your profession. But first of all, which I want to tell you, that you should understand exactly what is to be the way for the success story. The first of all, we need need-based research. What is the need of the people? What is the need of the society? What are the availability of the raw material? Where we need for the export? Which type of material we need for that? On the basis of that, needs-based research is very important. Now I am just giving you the example. आपके हरियाणा में राइस स्ट्रॉ को परली बोलते हैं ना, परली आप पूरा बंद कर देते हैं और वो परली जो है उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी यही सोनीपत में इंडियन ऑयल ने अपने रिफाइनरी में मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था और वो परली से बायो इथेनॉल बना रहे हैं। अब बायो इथेनॉल से बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी, कार चलेगी 100% और उससे 150 टन बिटुमिन तैयार होगा। तो मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना बिटुमिन परली से बनाओगे उतना मैं खरीद लूंगा। तो परली ये वेस्ट है, पर परली को 2000 अगर रुपए टन का भाव क्रिएट हो गया तो हरियाणा के किसानों को कितना पैसा मिलेगा। और उससे जो बायो इथेनॉल बनेगा और बिटुमिन बनेगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। और मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और विशेष रूप से मेरी रुचि है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस फ्यूल होनी चाहिए। हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 3 सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बने, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है। वी आर a rich nation with a poor population. वहीं चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को राहत नहीं मिली है। जी हां, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई को यह डर था कि उसका फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। इसी को लेकर उसने एक याचिका दाखिल करने की सोची थी। तो एजी की ओर से कहा गया कि लॉरेंस का नाम नहीं है, एफआईआर में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं है। सुरक्षा को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका डाली थी और अब यह भी कहा गया है कि जब एफआईआर में नाम नहीं है और कहीं हत्याकांड में नाम नहीं है तो फिर सुरक्षा की मांग वाली याचिका का औचित्य क्या है। यह बात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले चुका है। अब सुरक्षा को लेकर फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताते हुए लॉरेंस की ओर से याचिका लगाई गई थी। एजी की ओर से कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम ना हत्याकांड में शामिल है और ना ही एफआईआर में लिखा गया। सर 129 सुरेश सुरेश ठाकुर कोर्ट नंबर 69। जी साहब, आज लॉरेंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 129 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ऑनरेबल सुरेश्वर ठाकुर जी की कोर्ट के विच 129 नंबर में लगी हुई थी पिटीशन जज साहब ठाकुर साहब की कोर्ट में। तो वहाँ पे आर्गूमेंट हुई, उन्होंने अपना जो भी केस उनका राइट है उन्होंने प्रेजेंट किया। तो इसके बाद हमने भी केस प्रेजेंट किया। तो हमारी इसमें प्ले थी कि एक तो दिल्ली हाई कोर्ट ही साइमल्टेनियसली इन्होंने पिटीशन डाली थी, तो वहाँ पे भी सेम प्रेयर कंसर्निंग नियर अबाउट सेम प्रेयर जिस होते हैं ना, साथ की जिसको कहते हैं बेनती,
कंसर्निंग पंजाब मैटर थी, वो वहाँ से इन्होंने विड्रॉ कर दी थी। फिर यहाँ ये पिटीशन डाली तो सेम डे रादर 31 तारीख को ही, तो हमने एज ऑन टुडे, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन 29 की तो FIR है, अभी तक तो हमने किसी को इसको नॉमिनेट भी नहीं किया। तो एक तो हमने ये प्ली की कि हमने इसको अभी तक आज के दिन तक इसको नॉमिनेट नहीं किया। सेकंड, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर 31 के डेटेड 31/5 को, तो ये पहले ही प्रोडक्शन वारंट पे अंडर सेक्शन 267 ऑफ द CRPC टिल 5th of June, विच मे और मे नॉट बी एक्सटेंडेड। तो अभी तक तो हमें अपना प्रोसीजर जो भी 267 का भी नहीं अभी इनिशिएट किया, तो ये जो सारी रिट है ये प्री मैच्योर है एंड therefore it is misconceived and it is also not maintained. Because the order was also not placed on the court. And the same order which was passed by the Metropolitan Magistrate Delhi, that was also not placed on the court. And that was concealed. उसकी रिट खारिज करती है, being premature and not maintained. ठीक है, पॉइंट रखਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪॉइंट रखਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ FIR ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦਾ 700 ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 700 ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕਲੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ट्रैक। बात करते हैं सिंगर केके की। सिंगर केकर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और घर से शमशान ले जाया जा रहा है केके का पार्थिव शरीर। दरअसल वर्सोवा शमशान घाट में केके का अंतिम संस्कार होगा, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन लोग उन्हें अंतिम विदाई देते नजर आए हैं। जहां से भी उनका पार्थिव शरीर गुजरा वहां पर लोग उन्हें अंतिम विदाई देते नजर आए, उनके फैंस सड़कों पर उतर आए। तो पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर सिंगर केके, ये तस्वीरें आपके सामने। नेताओं से लेकर अभिनेताओं की ओर से, तमाम हस्तियों की ओर से शोक प्रकट किया गया इनके निधन पर, और जिस वक्त इनकी अंतिम यात्रा निकाली गई भारी संख्या में लोग साथ में जुटे। बिल्कुल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों का हुजूम था और केके के पोस्टर हाथ में लिए हुए उनके फैंस नजर आए हैं। उनके जो गाने हैं वो हमेशा अमर रहेंगे, उनकी आवाज अमर है। बेशक आज इस दुनिया में केके नहीं है। अगली खबर है कश्मीर से, जहां एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। तो बैंक कर्मचारी की हत्या की गई है, बैंक मैनेजर पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग का CCTV सामने आया है। बिल्कुल, CCTV में फायरिंग करते आतंकवादी दिखाई दिए हैं। हैरान कर देने वाला ये CCTV है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे टारगेट किलिंग हो, टारगेट करके मारा गया हो। ये CCTV अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में जो एरो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आतंकी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बैंक में घुसता है और बैंक में घुसते ही बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर देता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फायर किया गया है, मौत के घाट उतारा गया है। सिविलियन को, हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो अंदर लगे CCTV कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। आतंकियों ने फायरिंग की और मौत के घाट उतारा हिंदू बैंक मैनेजर को। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जो कि चिंता का विषय है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर बयान जरूर दिया था, कश्मीरी पंडितों को लेकर कि उनको बसाया जाए। लेकिन इस तरह के माहौल में कैसे कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अपने घर वापस लौटेंगे, बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि एक बार फिर से माहौल खराब करने की बड़ी साजिश है जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर से। वहीं कुलगाम में हुई हत्या को लेकर राजस्थान के CM अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट किया गया है। जी हां, मृतक का नाम विजय कुमार था, जो कि बैंक कर्मचारी थे। विजय कुमार की आतंकियों द्वारा हत्या घोर निंदनीय है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है।
मोदी सरकार को घेरते नजर आए एनडीए सरकार, कश्मीर में शांति बहाल करने में नाकाम रही है। ये अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। ये ट्वीट भी उनका दिखाते हैं आपको कि ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है। उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कार्यरत हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी श्री विजय कुमार की आतंकी द्वारा हत्या घोर निंदनीय है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। चूंकि राजस्थान के रहने वाले थे और कश्मीर में कुलगाम में इनकी हत्या को अंजाम दिया गया, तो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से ये 2 ट्वीट किए गए हैं। एक तरफ श्रद्धांजलि दी गई है, शोक प्रकट किया गया है, तो दूसरा मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया। बिल्कुल, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है। ये दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकियों द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट कर कहा गया है। कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद हार्दिक पटेल ने अब बीजेपी की ओर जाने का मन बना लिया था और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, सुबह सवेरे पूजा पाठ कर हार्दिक पटेल ने अपनी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत कर दी है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब हार्दिक पटेल बीजेपी के हो लिए हैं। पाटीदार आंदोलन से राष्ट्रीय राजनीति में चमके हार्दिक पटेल को जब साल 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस में लेकर आए तो उन्हें तुरुप का इक्का बताया जा रहा था। साल 2020 में गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन लंबे वक्त से नाराज चल रहे हार्दिक ने पिछले महीने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की स्टेट यूनिट से लेकर हाईकमान तक कई आरोप लगाए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनकी कार्यशैली से प्रभावित होने की बात कहने वाले हार्दिक पटेल को कमल का फूल थामने का मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी में आस्था जता ही दी। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र जैन के पक्ष में प्रेस वार्ता की जा रही, क्या कुछ कहना है सुनिए। बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले 2 साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। हमारे 52 एमएलए पर केस हुए हैं। सीबीआई ने सीएम के घर पे रेड किया, सीएम के ऑफिस पे रेड किया, डिप्टी सीएम के घर पे रेड किया, सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलाश गहलोत जी के घर पे जाके रेड की। दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद से गुलाब सिंह जो हमारे मटियाला के एमएलए हैं, अहमदाबाद से अरेस्ट किया। दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से घसीट के उठा के लेके गए। इतने सालों में चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की, लेकिन आज तक एक भी केस में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हर बारी जब ये केस फाइनली कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना सबूत के तुमने ये केस कैसे किया, बिना सबूत के तुमने ये अरेस्ट कैसे किया। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को कहना चाहती हूं कि हम आपके इन फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं। और आज दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि जो देश में एक ईमानदार सरकार है, जो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है,
आप उसी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके इन्हीं केसेस की वजह से आम आदमी पार्टी एक बारी 67 और एक बारी 62 सीटें लेके आई है। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें जिता के भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन नामांकन 5 उम्मीदवारों की ओर से किया गया है, जिसने कांग्रेस पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्या कुछ है समीकरण और क्या है अगणित राज्यसभा की सीटों का, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने और अपने समर्थक विधायकों को उदयपुर भेजने का फैसला किया है। ये विधायक उदयपुर के उसी होटल में रुकेंगे जहां पिछले महीने कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ था। कांग्रेस ने राज्यसभा से पहले अपने विधायकों को एक जगह रखने का फैसला सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद लिया। गौरतलब है कि सुभाष चंद्रा वर्तमान में हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन देने के बीजेपी के कदम को खेल बताते हुए कहा था कि पार्टी खरीद फरोख्त में शामिल होना चाहती है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी दिल्ली पहुंच चुके थे और यहां पर कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं हरियाणा से, उनको दिल्ली बुलाया गया था। तो खबर थी कि रायपुर विधायकों को भेजे जाने से पहले ही बैठक बुलाई गई है। काफी अहम बैठक 10 जून तक की क्या रणनीति रहेगी जब राज्यसभा के लिए वोट किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा है। उसके बाद खबर ये है कि 3 बजे के आसपास रायपुर के लिए इन्हें रवाना कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मंथन जो हो रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो ये है कि अजय माकन को कांग्रेस जिताना चाहती है, लेकिन एकजुट भी करना कांग्रेस विधायकों को जरूरी है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बाद कांग्रेस की टेंशन हरियाणा में भी बढ़ गई है। तो 2 सीटें और 3 उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार जा रहा है ये अंकों के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से हम कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें कांग्रेस के ही विधायक खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में इन विधायकों को रायपुर भेजा जा सकता है जब तक कि हरियाणा में राज्यसभा के लिए वोट न किया जाए। और अभी खबर ये भी है कि 18 से ज्यादा जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और बाकी विधायक भी पहुंच रहे हैं। सबको बुलावा दिया गया था दिल्ली का, यहां तक कि 3 से 4 दिन के कपड़े लेकर, अपना सामान लेकर भी विधायक दिल्ली पहुंचे। देखो, ये तो पार्टी का काम है और अपने आप पार्टी क्या कहती है क्या नहीं है, तलब कोई अब मुजरिम थोड़ी है। पार्टी के वर्कर हैं और वफादार वर्कर हैं, पार्टी जहाँ बुलाएगी वहाँ जाएंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से सबको बता दूँ, भाई कांग्रेस का कैंडिडेट हारता नहीं, चाहे सब बीजेपी अपने मतलब पाकिस्तान दोस्तों की भी दो मदद ले लो। ये सारा दिन पाकिस्तान के नाम पे तो इनके वोट हैं। अगर पाकिस्तान ना हो तो बीजेपी की एक भी वोट नहीं हो रहा। तो क्या लगता है, क्या आदेश आए थे आपको हाईकमान की तरफ? नहीं, हमारे को तो ये कहा दिल्ली आ जाओ, जैसे रूटीन में कोई ऐसा कोई आदेश नहीं आया और कोई किसी ने कहा नहीं। ये जरूर कहा एक साथी ने, बोला भाई 2-4 दिन के कपड़े ले आइयो, जाना भी पड़ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? कहाँ की पार्टी जहाँ कोई पता नहीं, पार्टी जहाँ कहेगी वहीं आ जाए। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। दरअसल 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया का आयोजन होना है, इसी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत सी जानकारियां भी दी हैं खेलो इंडिया को लेकर। सीएम का कहना है कि हरियाणा के युवाओं को नशे की लत से बचाना है और खेल इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हरियाणा में खेलों का महत्व बहुत ज्यादा है और खेलों के माध्यम से युवाओं का भविष्य है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उद्घाटन करने के लिए आएंगे खेलो इंडिया का पंचकुला में। तो पंचकुला में आयोजन होगा, हालांकि शाहबाद, दिल्ली और साथ ही अंबाला में भी कुछ एक कार्यक्रम वो होंगे जो कि कुछ एक इवेंट वो होंगे जो कि खेलों के करवाए जाएंगे।
ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपके बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़ कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 तो सीएम को आपने सुना। अब बात होगी भिवानी की। भिवानी में निकाय चुनाव को लेकर अजय चौटाला का बयान। बचे उम्मीदवारों की जेजेपी आज घोषणा करेगी। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। अजय चौटाला ने यह बयान दिया है। हमने गठबंधन का धर्म ईमानदारी से निभाया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि निकाय चुनाव बीजेपी अलग से लड़ रही है, इस पर उन्होंने जवाब दिया है। तो इस बात को बार बार वो दोहराती नजर आई है। जब से बीजेपी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे और सिंबल पर लड़ेंगे, उसके बाद बार बार अजय चौटाला का कहना है कि हमने तो कहा था हम साथ लड़ेंगे और हमने तो धर्म निभाया। गठबंधन में रहकर विधानसभा के 2 उपचुनाव लड़े, ये अजय चौटाला की ओर से भी कहा गया है। सुनिए उनकी ओर से मीडिया के सवालों के बाद जवाब क्या है। मुकाबला तो हर चुनाव लड़ने वाला जीतने की सोच लेकर के लड़ता है। अलग प्रत्याशी सामने होंगे। मुकाबला तो चुनाव शुरू होने के बाद पता लगेगा, परंतु हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और आज अभी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ हिसार, वहाँ जाकर के बाकी बचे हुए प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने सुबह के वक्त भारत की नई वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर निखत जरीन से मुलाकात की थी। इस दौरान निखित के साथ मनीषा मौन और परवीन हुड्डा भी मौजूद रहे। देखें। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी अक्सर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। पीएम खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जानते भी हैं। सुबह भी पीएम मोदी ने महिला बॉक्सिंग की चैंपियन निखत जरीन से मुलाकात की। निखित नई वर्ल्ड चैंपियन है। निखित के साथ मनीषा मौन और परवीन हुड्डा भी मौजूद रही। आपको बता दें कि निखित जरीन ने फ्लाईवेट 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि मनीषा और पदार्पण करने वाली परवीन ने 57 किलोग्राम और 63 किलोग्राम वर्ग में पोडियम स्थान हासिल किया था। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुक्केबाज निखित जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से मिलकर खुशी हुई, जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। हमने उनके जीवन की यात्रा पर काफी अच्छी बातचीत भी की। निखित ने भी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ ली गई फोटो को साझा करते हुए ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान हरियाणा की रहने वाली परवीन हुड्डा से उनके परिवार के बारे में भी जाना। चलिए, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।